कालका जनसंवाद कार्यक्रम कालका विधानसभा के गांव नानकपुर पिंजौर में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां जनता से सीधा संवाद कर सरकार की जनहित की नीतियों से जागरूक करवाया। इसी दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कालका में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान जनहित की नीतियों से लोगों को जागरूक करवाया, साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में भी लोगों को बताया। बड़ी खबर, प्रदेश में स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया सामने। हिसार में स्वाइन फ्लू का पहला मरीज, सिविल इंजीनियर में मिले स्वाइन फ्लू के लक्षण। बड़ी जानकारी आप तक, 27 अगस्त को हुई थी जांच। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का पहला मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि हिसार में स्वाइन फ्लू का पहला मरीज मिला है। इंजीनियर में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। 27 अगस्त को सैंपल की जांच हुई थी। जांच के बाद स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी, प्रदेश में स्वाइन फ्लू का पहला मामला, हिसार में स्वाइन फ्लू का पहला मरीज मिला है। खबर अंबाला से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 14 साल के किशोर का शव शनिवार सुबह तालाब में मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान शौर्य उर्फ नौनी के रूप में हुई है, जो कक्षा 9वीं का छात्र था और शुक्रवार को शाम 4 बजे से घर से बाहर खेलने गया था, लेकिन समय से घर न पहुंचने से परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, पर बच्चे का पता न चलने पर सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बारे में ये था कि रात को बेटा गांव से कुछ सज्जन आए थे, व्यक्ति आए थे, जिसमें सुनील कुमार है लड़के का फादर। तो उसने ये बताया कि जी मेरा लड़का कल शाम 5 बजे से मिसिंग है और नहीं मिल रहा। हमने तलाश तलूश कर लिए, तो उनकी जो कंप्लेंट थी उस पर एफआईआर लॉज कर रखी हमने। आज सुबह इतला मिली कि भाई तालाब में जो आप देख रहे हैं पास में तालाब है, इसमें डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर पुलिस आई है और लड़के की डेड बॉडी निकाल के उधर अपने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जो अंबाला कैंट है हॉस्पिटल में भेजी है। इनकी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के बाद पोस्टमार्टम करवा के आगामी कार्रवाई अमल में लाई। खबर गुरुग्राम से है, जहां शक्तिनगर इलाके में 50 वर्षीय अजय भारद्वाज नाम के एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दरअसल कुछ नशा तस्करों ने पार्क में नशा तस्करी का अड्डा बना लिया था। जहां इस बात का विरोध किया गया तो एक्टिवा और बाइक पर आए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर बैठे अजय भारद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां पूरी घटना आसपास के कैमरों में कैद हो गई। इस दौरान गोलियां लगने के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर फटौदी चौकी में पड़ती है, उसके एरिया में फायरिंग की वारदात हुई है। तो अभी इसमें देखा जा रहा है कौन इन्वॉल्व थे और इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितनी गोलियां चली हैं, किसके ऊपर फायरिंग की गई है सर? कुछ 3 बाइक्स पे कुछ लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग की है। अभी इस पे बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन शख्स है जिसके ऊपर फायरिंग की गई सर? क्या कुछ नाम है उसका, अगर आप बता पाए सर? अभी इस पे अभी कर रहे हैं। ठीक है, आरोपियों की पहचान हो पाई है सर? सीसीटीवी फुटेज में वारदात अगर अभी जो एरिया की फुटेज देख रहे हैं, जो बाइक्स वगैरह हैं, जो उनके नंबर वगैरह देख रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे गोली चली है। किसको लगी गोली? मेरे हस्बैंड को। क्या नाम है उनका?
अजय भारद्वाज। अजय भारद्वाज, कब की घटना है? अभी खाना खा के बैठे थे, मुझको 4-5 घंटा हुआ है, हॉस्पिटल गए अब लेके। कौन लोग थे, कितने लोग थे? ये तो वही बता सकते, 6-7 बता रहे हैं। ये बंदे यहाँ से निकल के आए ना, एकदम से भागते देखे वो बाइक पे। 6-7 बंदे थे? हाँ, 6-7 बंदे बता रहे हैं। कितनी गोली लगी है? गोली बता रहे हैं 5 चली लगी है, एक शायद उनको वहाँ पैर में। पैर में। कैसी कंडीशन है फिलहाल उनकी? पूरा वो निकल के आ गया बाहर का। अच्छा, कौन लोग थे, क्या कुछ रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं है जी, सिर्फ इस पार्क का ही मुद्दा है। वो गंदगी नशा वशा होता है यहाँ पे, वो रोकते रहते हैं, बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं। कैथल में कुरुक्षेत्र रोड पर ब्रेजा और कैंटर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में ब्रेजा गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी गांव ग्योंग से कुरुक्षेत्र रोड से होती हुई करनाल जा रही थी, जबकि कैंटर कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ आ रहा था। ब्रेजा गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिन्हें काफी चोटें आई हैं। वहीं कैंटर चालक को भी काफी चोटें लगी है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे में घायल हुए 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने आज तोशाम क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर करीब 35 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही 22 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सिवानी कैनाल और 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोतीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किस देश का फायदा होगा, बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होता है। विपक्ष की इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि तोशाम में कंवरपाल गुर्जर ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही तोशाम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और तोशाम वासियों को मनोहर सौगात दी है। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम है आज तोशाम के 3 गांव में जनसंवाद के कार्यक्रम है। लोगों की समस्याएं सुनना, विकास के क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या उनकी डिमांड है, और किसी का बुढ़ापा पेंशन, किसी का चिरायु कार्ड, किसी का पीला कार्ड, किसी तरह की समस्या होगी, सारे प्रशासन को ले जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि गांव-गांव में जाकर के जन समस्याएं सुने, जो मौके पर समाधान हो सकता है वहाँ मौके पर करें, जिला स्तर पर हो सकता है जो चीज़ें हम जिला स्तर पर करें, और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी को करना है तो बाहर जाके उनसे। अब खबर यमुनानगर से है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से आज पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पीआरटी और जेबीटी शिक्षक से मिले। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का धन्यवाद किया। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त करने आए 2004, 2008, 2011 और 2017 बैच के पीआरटी और जेबीटी के सभी शिक्षकों ने बताया कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बेहद अच्छी है और आज तक इतनी अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी।
आपको बता दें कि यमुनानगर में आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से पूरे प्रदेश के शिक्षक मिलने आए। इस दौरान शिक्षकों ने ट्रांसफर पॉलिसी के समर्थन में बोला कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है। साथ ही शिक्षकों ने आभार भी जताया। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का धन्यवाद किया। ट्रांसफर पॉलिसी जो बड़े पहले तो वैसे तो पिछली भी बारी थी वो भी काफी हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल था काफी अच्छा था, लेकिन पिछली बार में उन्होंने ट्रांसफर की तो उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां में पाई गई थी और उन खामियों को अगली बार दुरुस्त कर दिया। बिल्कुल अभी मेरे पास कुछ संगठन आए थे और उन्होंने भी तारीफ की कि मतलब इतनी अच्छी पॉलिसी आज तक कभी बढ़ी नहीं, तो जल्दी इसको हम शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर मास में हम इसको शुरू करके इस मास में हम सारा कंप्लीट कर रहे हैं, सारे ट्रांसफर कंप्लीट कर रहे हैं। सर, आज हम शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करने जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो 2017 बैच की जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, हम उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने तैयार की है, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगी है, चाहे उसमें पीआरटी है, चाहे उसमें टीजीटी है, चाहे उसमें पीजीटी है, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है सर। इसमें सबकी भलाई का एक मुद्दा है, ना कि सिर्फ एक पार्ट का, ना कि सिर्फ एक हिस्से का। इसमें सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इसमें सभी के लिए ये स्मूथली कार्य किया गया है सर। पॉलिसी को लेकर हम सर का धन्यवाद करने के लिए आए हैं और जो पीआरटी टीचरों को जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने हैं 2017 बैच को सर, 6 सालों के बाद अब वो डिस्ट्रिक्ट हमें मिलने के लिए जा रहे हैं। अब तक हम अस्थायी जिलों पर बैठे थे, तो इसके लिए हम सर का और सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के स्वर्गीय पिता और पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आज इंडिया अलायंस की पहल हुई है, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अलायंस का बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगा, लोगों की आवाज रहेगी। तो ये जो पहल है जो ली है वो बहुत अच्छा नतीजा आएगा उसका। और हरियाणा में कितनी पहल हो रही है? विपक्षी एकता उधर तो हो रही है, हरियाणा में विपक्षी एकता? हरियाणा में तो सीधा बीजेपी का और कांग्रेस का है और औरों की कोई वो है नहीं। विपक्षी एकता से अभिप्राय कांग्रेस के भीतर की एकता की बात एक है कांग्रेस के भीतर। हर पार्टी के जो नेता है अपने ही नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। जैसे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं या ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अगले उनकी पार्टी जो होंगे अपने अपने नेताओं को सबका ध्यान ये आया है, प्रधानमंत्री पद का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत में फिलहाल संभव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है, ऐसे में वहां दोबारा चुनाव कैसे होगा। इसके अलावा अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर संभावना है कि सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र के अलग अलग ख्याल लगाए जा रहे हैं कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, परंतु सरकारी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है
कि सरकार क्या करने जा रही है। वैसे तो सरकार को चाहिए था विशेष सत्र बुलाने से पहले विपक्ष को से तालमेल करते, विपक्ष से बात करते कि इस इशू पे हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, परंतु सरकार क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है उससे घबराई हुई है। क्या पता क्या लेके आएगी, किस प्रकार का बिल लाते हैं, किस प्रकार का आता है। जब कोई आएगा उस पर चर्चा की जाएगी। आज तो सिर्फ एक लोगों के ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर वन नेशनल वन बिल भी आ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिला आरक्षण का आ सकता है, मेरे जैसे लोग ये भी मान सकते हैं यूसीसी आ सकता है। परंतु जब तक सरकार अपनी बात स्पष्ट नहीं कहती उस पर कुछ नहीं। परंतु आज ये बात मैं जरूर कहूंगा कि सरकार घबराई हुई है, निश्चित रूप से बदलाव आएगा देश और प्रदेश के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है कांग्रेस। वन नेशनल वन इलेक्शन का स्वरूप क्या होगा? बाढ़ और सेमग्रस्त पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विधायक दुड़ाराम के घर का घेराव किया गया। भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए निकले और लाल बत्ती होते हुए भट्टू रोड पर विधायक के घर के बाहर पहुंचे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौके पर पहले से ही तैनात किया हुआ गया था। एक तरह से विधायक आवास के बाहर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। किसानों ने यहां पहुंचकर एक तरफ का रोड ब्लॉक कर दिया और वहीं पर बैठ गए। किसानों ने विधायक दुड़ाराम झूठा और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोष व्यक्त किया। इसके साथ ही किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर पक्का पड़ाव डालकर बैठे हैं। आपको बता दें कि पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का पक्का मोर्चा भी अलग से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायक के घर का घेराव करने का ऐलान किया था। इसी के तहत बीते दिन सुबह से भारी संख्या में जिले भर में किसान पक्का पड़ाव पर पहुंचना शुरू हो गए थे। किसानों के द्वारा जो फतेहाबाद जिले के अंदर डकर के द्वारा बाढ़ आ गई थी, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी थी, उसके लिए लेकर के सरकार की तरफ से किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। स्वयं विधायक ने वहां कहा था विधानसभा के अंदर की फतेहाबाद के अंदर कोई पानी नहीं चला हुआ। आज उन्होंने अपने मुख से किसानों के दबाव की वजह से मानने पर मजबूर हुआ कि यहाँ इतना पानी चला हुआ है, आने वाली गेहूं की फसल भी नहीं बिजाई होगी। हमारी किसानों की मांग थी कि जो यहाँ फसल खराब हुई है उसको लेकर के आप मुआवजा कितने दिन में निश्चित करेंगे, क्लियर बताएं। जो बाढ़ तो प्रभावित किसानों ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਊਬਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੁੜਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁੜਾਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। किसानों ने ज्ञापन दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट कर रखा है, मुख्यमंत्री जी मैंने भी किसानों को कहा कि सर्वे चल रहा है, जहां दोबारा बिजाई हुई है उनके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिर मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करने वाले हैं। दोबारा बिजाई उसके लिए भी जहाँ बिजाई नहीं हुई और एक उसके लिए हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे चीज लगे हुए हैं, सर्वे आपको सामने है, और जहाँ मकान गिरे मकानों का भी नुकसान, जो भी किसानों को नुकसान हुआ है इस बाढ़ के पानी से, सेम के पानी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वैसे अनाउंसमेंट रखा है, पार्टी मीटिंग भी कहा, मैंने विधानसभा में बात की है, सब विधायकों ने बात की है, बहुत जल्दी सर्वे चल रहा है, जो इनकी बात है बहुत जल्दी किसानों के खातों में जो
जैसा भी नुकसान हुआ है दोबारा बिजाई है उसके हिसाब से दोबारा बिजाई होना खातों में या नहीं हो रही उनके खातों में जो मकान का नुकसान है उनके खातों में बहुत जल्दी वैसे सरकार देगी। नू के टपकन गांव के अब्दुल रजाक का शव गुरुग्राम में मिला। अब्दुल की मौत की खबर के बाद परिवार में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल गुरुग्राम में बकरियों से भरी गाड़ी लेकर जाया करता था। परिजनों ने बताया कि वो रात 9 बजे से 10 बजे के बीच बकरियों से भरी गाड़ी को लेकर गुरुग्राम गया था। मृतक का शव गुरुग्राम के सेक्टर 34 में मिला है। परिजनों का आरोप है कि अब्दुल रजाक की बजरंग दल के लोगों ने हत्या कर दी। युवा का नाम और यहाँ से वो अपने टेम्पो काम करता है जी, बकरी लेके गया गुड़गांव। ये सुभाष चौक जो है ऊपर हीरो होंडा की तरफ रोड जा रहा हो या रोड पे मिलो है वो टेम्पो अलग खड़ो रही जो है साइड में रोड के साइड में खड़ो मिलो। अब पता ना किसने मारा हो किसने ना मारा हो। अभी हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पत्र होंगे जिनकी परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक है। वहीं प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा जो कि अधिकतम 3,600 रुपए होगी। वहीं कैथल बिजली बोर्ड के एसडीओ नितिन केरो ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये स्कीम गरीब परिवारों के लिए बिल माफ करने के लिए लागू की गई है। ये जो स्कीम है ये सरकार की तरफ से जो गरीब परिवार हैं उनको बिल माफ करने के लिए निकाली गई है। इस स्कीम के तहत 3 चीज़ों की खास जरूरत है जो यदि किसी ने स्कीम का लाभ लेना है। पहला तो उस परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। और जो खाता नंबर है जो बिजली खाता नंबर चल रहा है उसकी सालाना यूनिट 1800 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए। एक दूसरी बात ये और तीसरी बात ये है कि भाई वो अंत्योदय परिवार होने चाहिए, उनके पास गुलाबी कार्ड होना चाहिए।